हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स रूल्स के बारे में जो कि नोटिफाई हो चुके हैं। उसमें रूल नंबर 237 हम डिस्कस करेंगे, जिसमें बात करी गई है रूल्स रिगार्डिंग फर्निशिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले ये होता क्या है, ये एक ऐसा रिटर्न है जो बैंकिंग कंपनीज को या क्रेडिट कार्ड कंपनीज जो भी हो क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, या आपके जो रजिस्ट्रार हैं जो जहाँ आप रजिस्ट्री कराते हैं प्रॉपर्टीज की, तो इन लोगों को ये रिटर्न फाइल करना पड़ता है। कब फाइल करना पड़ता है? फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 2 महीने के अंदर, मतलब 31 मई तक ये लोग ये रिटर्न फाइल करते हैं। इसमें आपकी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जाती है जिसको आपको पता भी नहीं होता, वो इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाती है। जैसे कि कैश ट्रांजेक्शन्स की कुछ लिमिट्स होती हैं, प्रॉपर्टी परचेज की लिमिट्स होती हैं, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी प्रोक्योर करने की भी इनफैक्ट इस बार लिमिट डाल दी गई है। तो क्या वो लिमिट्स हैं, उनका आपको ध्यान रखना चाहिए बिफोर डूइंग एनी ट्रांजेक्शंस, तो उनको ही हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। रूल नंबर 237 ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 2026। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले कि इस रूल के अंदर इस टेबल में पॉइंट नंबर 1 के अंदर क्या बताया गया है। आपको इंडिविजुअली इन चीजों का ध्यान रखना है ट्रांजेक्शंस करते हुए। सबसे पहले बताया गया है पेमेंट मेड इन कैश फॉर परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट्स और पे ऑर्डर्स और बैंकर्स चेक। मींस कोई भी आप बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक या पे ऑर्डर अगर बैंक से बनवाते हो और अपने अकाउंट से उसको ना ट्रांजैक्ट करते हुए कैश डिपॉजिट करके वो बैंकर्स चेक या बैंक ड्राफ्ट बनवाते हो, किस लिमिट तक? अमाउंट की क्या लिमिट है? इन अ फाइनेंशियल ईयर इन वन और मोर अकाउंट ऑफ अ पर्सन एग्रीगेटिंग टू 10 लाख रुपीज और मोर फॉर अ पर्सन हैविंग परमानेंट अकाउंट नंबर और 5 लाख रुपीज और मोर फॉर अ पर्सन नॉट हैविंग परमानेंट अकाउंट नंबर। मींस अगर आप अपना पैन नंबर फर्निश करते हो, आपके पास पैन नंबर है और 10 लाख से ऊपर के डीडीज या बैंक ड्राफ्ट्स या बैंकर्स चेक बनवाते हो इन कैश, तो ये लिमिट एक्सीड हो जाएगी और आपका बैंक रिपोर्ट कर देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस तरीके के ट्रांजैक्शंस को। वहीं पर अगर आपके पास पैन नहीं है तो वो लिमिट 10 लाख से घट के हो जाती है 5 लाख रुपए। पैन नहीं है, 5 लाख रुपए से ऊपर कैश डिपॉजिट करते हुए आप बैंकर्स चेक बनवाते हो, तो आपका कौन से पर्सन रिपोर्ट करेंगे? बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक टू व्हिच द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अप्लाइज। मतलब अगर आप बैंक से ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो बैंक इस तरीके के ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट कर देगा। तो आपको ध्यान रखना है, कैश के अंदर 5 लाख से ऊपर अगर पैन नहीं है, 10 लाख से ऊपर इन एग्रीगेट अगर आपके पास पैन है, आप कोई भी बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक कैश में नहीं बनवाओगे। अगर बनवाते हो तो ये रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाएगी। कर आप सब सकते हो, लेकिन आपको अपनी सोर्सेस प्रूव करनी पड़ेंगी कि वो कैश आपके पास कहां से आया। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर बी के अंदर। इसी में देखिए पॉइंट नंबर बी में लिखा हुआ है पेमेंट मेड इन कैश और अदरवाइज फॉर परचेज ऑफ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 18 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007। अगर आप कोई भी प्रीपेड कार्ड्स कैश के अंदर बनवाते हो 10 लाख से ऊपर ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, तो वो भी रिपोर्ट कर देगा बैंक आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को थ्रू दिस एसएफटी रिटर्न। थर्ड पॉइंट इसमें क्या बोलता है? कैश डिपॉजिट्स और कैश विड्रॉल्स इंक्लूडिंग थ्रू बेयरर्स चेक इन और फ्रॉम वन और मोर करंट अकाउंट ऑफ अ पर्सन। मतलब आप अपने किसी भी करंट अकाउंट के अंदर कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल अगर करते हो 50 लाख रुपए से ऊपर इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर 50 लाख या उससे ज्यादा के अगर आप कैश डिपॉजिट्स या कैश विड्रॉल्स करते हो तो उसकी भी रिपोर्टिंग हो जाएगी एसएफटी रिटर्न्स के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। अब पॉइंट नंबर 2 में भी आप अगर आप आओगे तो देखो कैश डिपॉजिट की बात कर रहा है, लेकिन वो कैश डिपॉजिट कैसे ऊपर वाले कैश डिपॉजिट डिफर करता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट में बोलता है कैश डिपॉजिट्स इन वन और मोर अकाउंट अदर देन करंट अकाउंट एंड टाइम डिपॉजिट्स ऑफ अ पर्सन। मींस ऊपर जो बात करी गई है वो करंट अकाउंट की बात करी गई है, नीचे वाले पॉइंट के अंदर सेकंड पॉइंट के अंदर कैश डिपॉजिट किया गया हो अदर देन करंट अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट्स के अलावा, मींस सेविंग में डाल दिया हो या कोई और अकाउंट के अंदर आपने कैश डिपॉजिट कर दिया हो, तो उसकी इंफॉर्मेशन सेकंड नंबर पॉइंट के अंदर कवर करी गई है। उसकी लिमिट क्या है? कैश डिपॉजिट इन अ फाइनेंशियल ईयर इन वन और मोर अकाउंट ऑफ अ पर्सन एग्रीगेटिंग टू 10 lakh rupees or more for a person having permanent account number, 5 lakh or more for a person not having permanent account number. Means अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन करते हो, आपके पास पैन नहीं है तो 5 लाख रुपए की लिमिट है, पैन है तो 10 लाख रुपए की लिमिट है। वहीं अगर आप करंट अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन करते हो तो उसकी लिमिट हो जाती है डिपॉजिट्स और विड्रॉल दोनों की मिला के 50 लाख रुपए। ठीक है, यहाँ पे भी आपका कौन पर्सन रिपोर्ट करेगा? एक बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक, जो भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर कवर्ड होगा वो।
अब पॉइंट नंबर 3 पे हम आ जाते हैं। इसमें क्या बताया गया, वन और मोर टाइम डिपॉजिट्स अदर देन टाइम डिपॉजिट्स मेड थ्रू रिन्यूअल ऑफ अनदर टाइम डिपॉजिट ऑफ अ पर्सन। मींस नई एफडीआर अगर आपने बनाई है तो यहाँ पे उनकी बात हो रही है। होता है कि रिन्यूअल हो जाती है, एक एफडीआर थी वो टूट के दूसरी बन गई, रिन्यू हो गई, ऑटो रिन्यू हो गई, तो उसको इसमें कवर नहीं किया गया है। जो आप न्यू एफडीआर बनाओगे तो वो इसमें कवर होगी कितने की, 10 लाख या उससे ज्यादा एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर किसी भी पर्सन की। यहाँ पे कौन कौन सी कंपनी रिपोर्ट करेगी, बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है। पॉइंट नंबर बी के अंदर बताया गया पोस्ट मास्टर जनरल, मतलब पोस्ट ऑफिस में भी अगर आप अकाउंट होल्ड कर रहे हो। निधि रेफर्ड टू इन सेक्शन 406 ऑफ कंपनीज एक्ट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी व्हिच होल्ड्स अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 45 IA ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो ये सारे लोग जो हैं ये आपके टाइम डिपॉजिट्स अदर देन रिन्यूअल टाइम डिपॉजिट्स अगर आपके कोई बनते हैं 10 लाख से ऊपर तो वो रिपोर्ट कर देंगे टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन SFT रिटर्न। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 के ऊपर, पेमेंट्स मेड बाय एनी पर्सन अगेंस्ट बिल्स रेज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ वन और मोर क्रेडिट कार्ड इशूड टू दैट पर्सन इन अ फाइनेंशियल ईयर। अगर आप किसी भी क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट जो भी बिल रेज होता है उसके अगेंस्ट पेमेंट करते हो, कितना, 1 लाख या उससे ज्यादा कैश के अंदर, या 10 lakhs और मोर बाय एनी अदर मोड। तो अगर आप साल भर में 10 लाख से ऊपर के क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हो अपने बैंक अकाउंट के थ्रू, बैंकिंग चैनल के थ्रू, या फिर 1 लाख से ज्यादा के, 1 लाख या उससे ज्यादा के कैश में रिपोर्ट करते हो, जमा कर देते हो, तो वो भी बैंकिंग कंपनी जो है वो रिपोर्ट कर देगी टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन SFT रिटर्न्स। आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, रिसिप्ट फ्रॉम एनी पर्सन फॉर एक्वायरिंग बॉन्ड्स और डिबेंचर्स इशूड बाय अ कंपनी और इंस्टीट्यूशन अदर देन द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ रिन्यूअल ऑफ बॉन्ड और डिबेंचर इशूड बाय दैट कंपनी। यहाँ पे भी रिन्यूअल की बात नहीं हो रही है। कोई भी नया बॉन्ड या डिबेंचर आप अगर परचेज करते हो 10 लाख या उससे ज्यादा उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो वो कंपनी रिपोर्ट कर देगी जो भी बॉन्ड या डिबेंचर इशू कर रही है। पॉइंट नंबर 6 में आते हैं, रिसिप्ट फ्रॉम एनी पर्सन फॉर एक्वायरिंग शेयर्स इंक्लूडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी इशूड बाय द कंपनी। यहाँ पर कोई भी बंदा अगर किसी कंपनी से शेयर एक्वायर करता है, यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन मनी भी इंक्लूड है, मतलब जरूरी नहीं है आपका शेयर अलॉट हो जाए, आपने अप्लाई किया है तो भी वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। कितनी, अमाउंट एग्रीगेटिंग टू 10 लाख रुपीज और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर, अ कंपनी इशूइंग कंपनी। आप बहुत सारे आईपीओ होते हैं जिसमें HNIs 10 लाख से ऊपर के लोग आईपीओ लगाते हैं, तो उस तरीके की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिपोर्ट हो जाएगी। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 7 के ऊपर, यहाँ पे बात करी गई है बायबैक ऑफ शेयर्स फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन द शेयर्स बॉट इन दी ओपन मार्केट। ओपन मार्केट मींस सेकेंडरी मार्केट की यहाँ पे बात हो रही है, मतलब कंपनी अगर डायरेक्ट अपने शेयर्स बायबैक करती है एग्रीगेटिंग 10 लाख रुपीज और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो वो लिस्टेड कंपनी जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग है, जो अपने शेयर्स परचेज कर रही है, बायबैक कर रही है, तो वो रिपोर्ट करेगी इस तरीके के ट्रांजैक्शंस इन SFT रिटर्न्स। अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 8 पे, रिसिप्ट फ्रॉम एनी पर्सन फॉर सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग एनी क्रेडिट ऑफ सच करेंसी टू फॉरेन एक्सचेंज कार्ड और एक्सपेंस इन सच करेंसी थ्रू अ डेबिट और क्रेडिट कार्ड और थ्रू इशू ऑफ ट्रैवलर्स चेक और ड्राफ्ट और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। कितना ट्रांजैक्शन होना चाहिए फ्रॉम वन और मोर अकाउंट एग्रीगेटिंग टू 10 लाख रुपीज और मोर फॉर अ पर्सन हैविंग परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसके पास पैन नहीं है, वो लिमिट 5 लाख रुपए की हो जाती है। यहाँ पे जो भी ऑथराइज पर्सन होगा जो उस फॉरेक्स में डील कर रहा है, तो वो उसको रिपोर्ट कर देगा SFT रिटर्न्स के अंदर। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 9 पे, यहाँ बात हो रही है परचेज और सेल और गिफ्ट और जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय एनी पर्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये लिमिट 30 लाख रुपए हुआ करती थी, जो अब इंक्रीज करके कर दी गई है अमाउंट ऑफ 45 लाख रुपीज और मोर, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रिफर टू इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 105 ऑफ द एक्ट एट 45 लाख रुपीज और मोर। मींस अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हो या सेल करते हो या गिफ्ट करते हो या जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट करते हो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो वो रजिस्ट्रार अगर उसकी वैल्यू 45 लाख रुपीज से एक्सीड कर रही है या फिर उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से एक्सीड कर रही है, तो आपका वो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हो जाएगा टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट थ्रू SFT रिटर्न्स। एक देखिए पॉइंट नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और इंसर्ट कर दिया गया है, परचेज ऑफ स्टैम्प ड्यूटी की यहाँ पे बात हो रही है। अगर आप स्टैम्प पेपर परचेज करते हो तो भी वो ट्रांजैक्शन आपका रिपोर्ट हो जाएगा। नॉर्मली पहले अगर आपका 30 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन होता था तो 30 लाख रुपए के ऊपर 7% ड्यूटी करीब 2,10,000 रुपए अप्रोक्सीमेट लग जाती थी। लेकिन वो ट्रांजैक्शन 30 लाख से कम होता था, 20 लाख का होता था, तो वो रिपोर्ट नहीं हो पाता था, भले 1,40,000 के ट्रांजैक्शन होते थे। यहाँ पे क्या है कि अगर आप 2 लाख रुपए के स्टैम्प पेपर एक ट्रांजैक्शन के अंदर जिसके पास परमानेंट अकाउंट नंबर है, या 1 लाख रुपए के स्टैम्प पेपर जिसके पास पैन नंबर नहीं है, परचेस करते हो, तो स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आपका वो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कर देगा टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 11 के ऊपर, रिसिप्ट फ्रॉम एनी पर्सन अगेंस्ट इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट इन अ फाइनेंशियल ईयर इन वन और मोर अकाउंट ऑफ अ पर्सन एग्रीगेटिंग टू 5 लाख रुपीज और मोर, जिसके पास पैन है, और 2.5 लाख रुपए जिसके पास पैन नहीं है। तो अगर कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम इतने का दिया जा रहा है विदाउट पैन, 2.5 लाख रुपए, विद पैन 5 लाख या उससे ज्यादा, तो वो भी इंश्योरर उसको रिपोर्ट कर देगा इन एसएफटी रिटर्न्स टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। पॉइंट नंबर 12 हमारा लास्ट पॉइंट है, इसमें रिसिप्ट ऑफ कैश फॉर सेल बाय एनी पर्सन ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ एनी नेचर अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन सीरियल नंबर 1 to 11 इफ एनी। ऊपर के सारे ट्रांजैक्शंस छोड़ दिए, किसी भी नेचर का कैश पेमेंट हो फॉर सेल बाय एनी पर्सन ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक्सीडिंग 2 लाख रुपीज, तो वो भी रिपोर्ट कर देगा। कौन पर्सन रिपोर्ट कर देगा? जो भी टैक्स ऑडिट के अंदर कवर्ड है वो इस तरीके के ट्रांजैक्शंस को कवर कर देगा। क्यों? क्योंकि 2 लाख रुपए से ऊपर आपने देखा होगा एक सेक्शन के अंदर अगर आप कैश रिसिप्ट करते हो तो भी उसके ऊपर पेनल्टी लगती थी। उसी तरीके के ट्रांजैक्शंस जो भी टैक्स ऑडिट में कवर्ड हैं वो रिपोर्ट करेंगे अगर 2 लाख से ऊपर की कैश रिसिप्ट्स उसके अंदर होने वाली हो ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि इसमें मोस्टली कैश ट्रांजैक्शंस भी इन्वॉल्व हैं, उनकी लिमिट्स हैं, कितना आपको अकाउंट में ट्रांजैक्शन करने हैं, प्रॉपर्टी परचेज सेल करते समय आपको कितने ट्रांजैक्शंस की लिमिट्स को ध्यान में रखना है, इवन स्टैम्प पेपर परचेज करते समय भी आपको क्या लिमिट्स ध्यान रखनी है, तो वो आपको इस वीडियो से पूरी क्लियर हो गई होगी। देखते रहें हमारी और भी वीडियोस रिगार्डिंग अपडेट्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025 एंड corresponding income tax rules 2026. Thank you.